नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम वापस से क्लास 9 का जो आगे वाला टॉपिक है वो लेंगे। अपने स्टार्टिंग के 2 वीडियो कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में अपने देखा था इंट्रो, सेकंड में अपने देखा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में। आज अपन देखेंगे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में। अब कोशिका भित्ति होती क्या है या सेल वॉल होती क्या है, तो सबसे पहले देखो ये जो सेल वॉल है ये सभी सेल्स में नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सेल्स में नहीं पाई जाती। जो 2 टाइप की सेल्स होती है जिसमें एक तो है एनिमल सेल, दूसरी है प्लांट सेल। यानी एक तो है जंतु कोशिका, दूसरी है पादप कोशिका। तो ये जो है ओनली पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अंदर की साइड जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की जस्ट बाहर की साइड जो दिख रही है आपको, ये है सेल वॉल। ये क्या करती है, ये किसी भी प्लांट सेल को सपोर्ट देती है, उसको स्ट्रक्चर, उसको एक ग्रीगेट शेप देती है ताकि वो अपने शेप से बार चेंज ना हो। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बलून जो अपने लिया था, उस बलून को अगर मैं एक लोहे की बॉक्स में डाल दूं जो थोड़ा सा बड़ा हो ताकि उसमें फिट आ जाए, फिर मैं उसको बंद कर दूं, फिर मैं उसको कितना भी दबाने की कोशिश करूं तो दबेगी नहीं वो गुब्बारा दबेगा नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक डब्बे के अंदर फिट है। वो डब्बा क्या दे रहा है, वो लोहे का डब्बा उसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब बात करें ये किससे मिलके बनी हुई होती है। जो ये सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और ये ओनली प्लांट सेल्स में होती है। याद रखना, अगर डिफरेंस आ जाए प्लांट सेल में और एनिमल सेल में तो दोनों आ सकते हैं। सिमिलरिटीज की बात की जाए तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। अगर बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल दोनों में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। अब देखो अपन ने ये देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये खूबी होती है कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब इधर से उधर उसका एक्सचेंज किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे देखो, और जबकि आपने देखा कि सेल वॉल जो है वो एक ग्रीगेट है, मतलब फिक्स्ड है, उसमें उसकी शेप चेंज नहीं होती। अब अगर ऐसा कभी हो कि सेल वॉल मतलब किसी प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो, ऑस्मोसिस की वजह से जो अंदर का जो मटेरियल है, मान लो अंदर हाई कंसंट्रेशन है और बाहर की साइड लो कंसंट्रेशन है, तो ऑफकोर्स अंदर से बाहर की साइड क्या होगा, डिफ्यूजन होगा या ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, उस ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। अब श्रिंक तो होगी, इस श्रिंक होने से क्या होता है, सेल वॉल तो वैसे की वैसे रहेगी और जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में, मतलब कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होने लग जाएगा, स्पेस बढ़ने लग जाएगा। स्पेस क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। इसी घटना को क्या, इसी इवेंट को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में उसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या, जीव द्रव्य कुंचन। मैं बस बताना चाहूँगा, जब ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, अंदर हाई कंसंट्रेशन और बाहर की साइड लो कंसंट्रेशन होता है प्लांट सेल में, और क्या होने लग जाता है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होने लग जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ने लग जाता है। इस इवेंट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, तो वहाँ पे अपना सेल वॉल खत्म हो गया था। अब सेल वॉल के बाद में आता है न्यूक्लियस। देखो अगर मैं इसमें बात करूँ, इस डायग्राम में न्यूक्लियस कहाँ है, तो सेंटर में ये जो बॉल अपने बताई थी ना, एक जब गुब्बारे के अंदर अपन ने एक सपोज किया था एक बलून का, तो उसमें अपन ने सेंटर में एक टेनिस की बॉल डाली थी। वैसे की वैसे आपको इस डायग्राम के अंदर सेंटर में क्या दिख रही है, एक बॉल दिख रही होगी। इस बॉल जो जैसी शेप है इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि ये डबल लेयर, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो डबल लेयर की कवरिंग होती है, जिसमें जैसे मैंने बात की सेल के ऊपर ओनली एक कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना। और इसको हिंदी बोलेंगे केंद्रिका झिल्ली। ठीक है, और ये डबल लेयर होती है, ये लाइन याद रखना। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होती है। अब देखो जैसे आपको इसमें छोटे छोटे जो होल्स दिख रहे हैं, टीनी पोर्स, तो इन टीनी पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, मतलब कि इधर से उधर सामान इधर से उधर जा पाते हैं। ठीक है, तो दे आर टीनी होल्स या टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी न्यूक्लियस। इसके बाद आता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कब, जब इसके अंदर होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन। जब भी सेल का डिवाइड होता है, जब एक सेल दो से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले जो ये प्रोसेस सबसे पहले जो शुरू होती है वो न्यूक्लियस के अंदर शुरू होती है। न्यूक्लियस उसमें शुरू होने के बाद एंड जाके 2 सेल डिवाइड होते हैं, याद रखना ये। इसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, एक जो
न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिक मटेरियल यानी कि इसको आप बोल सकते हो जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस क्रोमेटिक मटेरियल्स की वजह से हम सब लिविंग है। ठीक है, अब देखो अगर इसके बेसिस पे मैं सेल को डिवाइड करूँ तो सेल जो है उसकी दो कंडीशन में ले सकता हूँ। एक सेल जो डिवाइड नहीं हो रही, मतलब जैसे कि एक सेल दो सेल की अलग अलग स्टेज होती है, जिसमें एक सेल पहले क्या होना है, धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होती है, फिर डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे अपन दो स्टेज ले रहे हैं। पहली स्टेज जब सेल डिवाइड नहीं हो रही, मतलब सेल जो है वो वैसे की वैसी है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा। सेकंड अपन ले रहे हैं जब सेल टूट रही है, मतलब एक से दो या एक से ज़्यादा में टूट रही है। तो जब सेल जो है उसका डिवीजन नहीं होता तो जो क्रोमेटिक मटेरियल है वो डीएनए की फॉर्म में रहता है। अब डीएनए जो है ये किस फॉर्म में रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो डीएनए है वो क्रोमेटिक फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। अब अगर बात करें कि जब ये डिवाइड होना शुरू होती है, मतलब कि जब जो ये सेल है वो उसके अंदर प्रोसेस शुरू होती है किसकी, डिवाइड होने की, उस टाइम जो ये क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है, मतलब किसकी, क्रोमोसोम्स की, जो कि रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि एक रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता हो गई, कुछ यूँ होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स की बात करूँ तो ठीक है, ये कुछ ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे इस न्यूक्लियस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो जो सेल्स है उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिव्स, दूसरा है यूकैरियोटिव्स। इसको अपन देखेंगे, उसके साथ ही ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस जो जैसा कि आपकी बुक के अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे तो हम सेल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो है प्रोकैरियोटिव, एक है यूकैरियोटिव। जैसे कि दोनों आपको डायग्राम दिख रहे हैं, इन दोनों डायग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो इसके अंदर जो है जिसको मैंने प्रो लिखा हुआ है, किसका डायग्राम है, प्रोकैरियोटिव्स का, और ये जिसका है ये है यूकैरियोटिव का। तो प्रोकैरियोटिव और यूकैरियोटिव के अंदर बेसिक डिफरेंस तो ये है कि आप यूकैरियोटिव के अंदर जो ये न्यूक्लियस है उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जबकि प्रोकैरियोटिव में आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि डॉट लाइक स्ट्रक्चर से मैंने इसको शो करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि प्रोकैरियोटिव्स में जो होता है सेल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होती, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिव जितने भी सेल्स होते हैं जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वेल डेवलप्ड होती है। अगर बात करें दोनों के वर्ड नाम की तो प्रोकैरियोटिव का मतलब होता है, प्रो मतलब होता है पहले की, स्टार्टिंग वाले, और यूकैरियोटिव मतलब होता है बाद के। अब पहले और बाद का मतलब क्या हुआ, देखो जब अगर बात करूँ मैं कि अर्थ पे जब लाइफ आई थी तो ऐसा नहीं है कि जैसे लाइफ आई वैसे ही सडनली हर जगह से मछली और जानवर, घोड़े सब एक साथ हुए, ऐसा नहीं है। साइंस में समझ जाता है कि जो जीवन की जो शुरुआत हुई है, लाइफ की जो बिगनिंग है वो पानी के अंदर से सिंगल सेल से हुई है। सिंगल सेल से फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बन के हम आज इस वाली प्रेजेंट वाली कंडीशन के अंदर आए, इस अपनी वर्तमान स्वरूप के अंदर आए हैं। ठीक है, अब बात करें उस स्टार्टिंग वाले फर्स्ट सेल की, तो फर्स्ट सेल जो है वो इतनी डेवलप नहीं थी। फर्स्ट सेल जो है ना जो एग्जिस्ट हुई थी या जो दिखी थी वो इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज हमारे अंदर है। तो जो फर्स्ट सेल जो स्टार्टिंग वाली सेल्स थी वो सारी की सारी कौन सी सेल्स थी, प्रोकैरियोटिव, और बाद में जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिव। एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं लेना चाहूँगा एक साइकिल का। अगर आपने साइकिल के हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो साइकिल जब स्टार्टिंग में आई थी तो स्टार्टिंग वाले स्वरूप के अंदर उसके आगे वाले जो पहिए हैं वो बड़े होते थे पीछे वाले पहियों से। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा कि स्टार्टिंग वाले रूप से जो साइकिल का अभी वाला रूप है जो वो कितना चेंज हो गया है, मतलब कंटिन्यू हम क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। वैसे की वजह से सेल्स में क्या हो गया था, चेंजेस आए थे। स्टार्टिंग वाली जो सेल्स थी वो सारी की सारी कैसे थी, प्रोकैरियोटिव, और बाद वाली सेल्स क्या आ गई, यूकैरियोटिव्स। प्रोकैरियोटिव्स मतलब कि लेस डेवलप थी, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं था, इसमें आप जो सेपरेट नहीं कर सकते कि कहाँ क्रोमेटिक मटेरियल्स है और कहाँ साइटोप्लाज्म है, जबकि इसके अंदर वेल डिफाइंड है। आप इजीली देख सकते हो कौन सा जो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ हैं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की बहुत डेवलप्ड होती है जिसके थ्रू आप दोनों को सेपरेट कर पाते हो, किसको, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। तो ये बेसिक डिफरेंस था। इसी के साथ ही अपना जो न्यूक्लियस है वो भी क्लियर हो गया है। आज अपन ने सेल वॉल देखा और न्यूक्लियस देखा, दोनों टॉपिक आज अपने देखे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।